वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो आज हम यूनिट नंबर 9 में जो कि हमारा है फंडामेंटल प्रोसेस डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन इज आल्सो नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो आगे चलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको ट्रांसलेशन ही क्यों बोला जाता है। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके लिए जल्दी से एक बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है आपका आरएनए, और आरएनए से बनता है आपका प्रोटीन, राइट, है ना। तो यहाँ पर डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। ओके, और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन क्यों बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि यहां पर देखो आप कि जो आपका डीएनए होता है, दिस डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना, समझ रहे हो। और कौन कौन से? ए, टी, जी और सी, राइट। एंड आरएनए इज ऑल्सो द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है और वो होता है आपका टी की जगह होता है आपका यू, दैट इज यूरेसिल। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपकी जो डीएनए की लैंग्वेज है, मतलब डीएनए में जो कोड्स हैं वो आपके कैसे हैं? न्यूक्लियोटाइड के हैं, है ना। और आरएनए में जो कोड्स हैं, जो लैंग्वेज है वो न्यूक्लियोटाइड की है, ठीक। लेकिन यू नो वेरी वेल दैट द प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। समझ में आई बात, है ना। और अमीनो एसिड्स कितने होते हैं प्रोटीन में, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? टोटल 20 अमीनो एसिड्स। समझ रहे हो, ये चीज आपको पता है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, है ना। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं लेकिन यहाँ पर अमीनो एसिड प्रोटीन में। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि यहाँ पर एंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज है जिसमें इंफॉर्मेशन सेव्ड है आपकी, है ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपकी डीएनए में और आरएनए में कैसे सेव है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट। बट यहाँ पर आपकी अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन आपकी ट्रांसलेट हो गई किसमें? दूसरी लैंग्वेज में। और वो लैंग्वेज कौन सी है? तो वो लैंग्वेज है आपकी क्या? अमीनो एसिड की। और आपको पता है कि जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन, है ना। बचपन से पढ़ा होगा ना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो वहां पर क्या हो रहा है? एक लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जन, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, सेम लैंग्वेज यहाँ पर डीएनए और आरएनए में होती है न्यूक्लियोटाइड की, और प्रोटीन में जो लैंग्वेज होती है वो होती है अमीनो एसिड की। और यहाँ पर भी फ्रॉम वन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इनटू अनदर लैंग्वेज, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, लगे हाँ तो हम रेप्लिकेशन का टर्म भी समझ लेते हैं और ट्रांसक्रिप्शन भी समझ लेते हैं। तो रेप्लिकेशन को रेप्लिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डीएनए की कॉपी बनाई जाती है। और रेप्लिकेशन का अगर सिनोनिम देखें तो क्लोन्स बोला जाता है ना। रेप्लिकेट का मतलब क्लोन्स बनाना। तो डीएनए से डीएनए बनता है एग्जैक्ट, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक तरीके से क्लोन बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्यों बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आपका एक तरीके से डुप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी क्या होता है कि जो आपका डीएनए होता है ना, ये आपका बिल्कुल, मान लो आप कि आपका ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ना। ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। तो आप क्या करते हो? आप हमेशा कहीं पे भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर नहीं जाते, है ना। आप क्या करते हो? अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवा कर रखते हो। ऐसा क्यों?
ताकि आपका ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट सेव रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, वो खो ना जाए। इसलिए आप क्या करते हो, फोटो कॉपी। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब भी फोटोकॉपी ही होता है। तो डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, ताकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हो रही है ताकि प्रोटीन बनाया जा सके। तो अगर इस टाइम पे कोई गड़बड़ भी हो गई तो वो किस में होगी, फोटोकॉपी में होगी। ओरिजिनल वाला मास्टरपीस विल बी सेव्ड फॉर ऑलवेज, है ना। तो इसीलिए इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो ये तो काफी बेसिक चीजें थी। देखो, इन बेसिक चीजों की जरूरत आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होगी, लेकिन जब आप एंट्रेंस के बाद अपना वाइवा, अपना इंटरव्यू देने जाओगे, तब वहां पर इस टाइप की नॉलेज बहुत काम आती है। और मेरे को हमेशा ऐसी चीजें शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि आपको भी मजा आता है और नई नई बातें सीखने को मिलती है। अब हम एक्चुअली अपना आज का टॉपिक जो कि ट्रांसलेशन है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि ट्रांसलेशन की 3 मेजर डिस्कवरीज हैं, 3 मेजर डिस्कवरीज, जिसने क्या किया, ट्रांसलेशन प्रोसेस को समझने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है, जो सबसे पहली डिस्कवरी थी, वो क्या थी, वो थी आपकी डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। समझ रहे हो, राइबोसोम की डिस्कवरी। और राइबोसोम क्या होता है, लिख लेना कॉपी में, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। दूसरी दूसरी डिस्कवरी क्या थी भाई साहब, दूसरी डिस्कवरी क्या थी, डिस्कवरी ऑफ अमीनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब ये किस बला का नाम है, तो जो अमीनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है ना, ये एक एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और ये एंजाइम क्या कर रहा था कि एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में इन्वॉल्व था, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो जो आपका ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड पहले एक्टिवेट होता है, तब जाके आपका प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज डन बाय अमीनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तीसरी जो मेजर डिस्कवरी थी वो ये थी कि डिस्कवरी ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल। और वो क्या था, वो था आपका टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, है ना। तो ट्रांसफर आरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है भाई, क्योंकि इसका जो ये आपका जो टीआरएनए होता है वो इस तरीके का होता है। आपको मैंने जब ट्रांसक्रिप्शन समझाया था तब समझाया था, टीआरएनए इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है ना टीआरएनए। ओके, तो यहाँ पर ये जो इसके पास ये वाला जो पोर्शन होता है, ये तो आपका रिकॉग्नाइज करता है किसको, रिकॉग्नाइज कोडोन्स इन एमआरएनए, ओके। और ये जो होता है आपका 3' एंड ये आपका किसको रिकॉग्नाइज करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है आपका स्पेसिफिक अमीनो एसिड को। यहाँ पर ये क्या करता है, अडॉप्ट करता है अमीनो एसिड को, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अडॉप्ट करता है, ठीक है। कौन, 3' साइट ऑफ टीआरएनए, ठीक है। तो ये अडॉप्ट करता है, अटैच करता है, इसलिए इसको कैसा बोला जाता है, अडॉप्टर मॉलिक्यूल, है ना, राइट। तो ये 3 मेजर डिस्कवरीज थी जो कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को की अंडरस्टैंडिंग को काफी क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे, और ट्रांसलेशन प्रोसेस अभी हम एकदम से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो आपका होता है हाईली कॉम्प्लेक्स, है ना। तो जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन
देखो आपने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था, रेप्लिकेशन पढ़ा था और पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन। तो वो ट्रांसलेशन के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल प्रोसेस थे, है ना। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है इसको समझने के लिए, बस बाकी तो सब कुछ आसान है ना। तो चलिए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी, और उन्हीं बेसिक चीज़ों की कड़ी में सबसे पहले जो है वो है आपका जेनेटिक कोड। ठीक है, अब ये जेनेटिक कोड का क्या मसला है। देखो यहाँ पर आपके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक कोड में हम शुरू करेंगे आपका डीएनए से, है ना। डीएनए से, तो डीएनए से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे एमआरएनए से। क्योंकि देखो आपको मैंने ट्रांसक्रिप्शन में ऑलरेडी बता दिया था कि आपका डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है ना। तो अभी हमको समझना क्या है कि एमआरएनए से आपका कैसे प्रोटीन बनता है और उसमें जेनेटिक कोड का क्या कंसेप्ट है, ये चीज़ हमको समझनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एमआरएनए की, ठीक, तो वो किस चीज़ से मिलके बना होता है आपका, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से अरेंज होते हैं, AUC, C, G, AGGCC, इस तरीके से आपके न्यूक्लियोटाइड अरेंज्ड होते हैं इसमें, एमआरएनए में, है ना, राइट। तो जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पर एमआरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें तीन तीन का सेट होता है। ठीक है, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का सेट होता है, और ये हर एक सेट, ईच सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स एनकोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड। समझ रहे हो इस चीज़ को। देखो सब अलग अलग अमीनो एसिड्स को एनकोड कर रहे हैं, है ना। और फिर ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका प्रोटीन बन जाता है ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, दो बातें बताऊंगा। एक बताऊंगा आपको कि एक कंसेप्ट बताऊंगा कोडोन का, और दूसरा जेनेटिक कोड का। बहुत बार बच्चे दोनों में कंफ्यूज रहते हैं और ये सोचते हैं हम कि कोडोन और जेनेटिक कोड एक ही बला का नाम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। वो क्या होती है देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का जो सेट है वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है ना। तो देखो क्या होता है कि एक सेट को, जो कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है, एक को बोला जाता है कोडोन। तो ये है आपका कोडोन 1, दिस वन इज कोडोन 2, ये आपका कोडोन 3, कोडोन 4, कोडोन 5, कोडोन 6। तो सिंगल सेट को आप क्या बोलते हो, कोडोन बोलते हो, जो कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। समझ रहे हो। लेकिन जब इन सारे कोडोन्स को आप मिला दोगे, या आप बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल द कोडोन्स, है ना, दैट एनकोड ऑल 20 अमीनो एसिड। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो सारे कोडोन को मिलाकर क्या बोला जाता है, जेनेटिक कोड। ठीक है, तो यहां पर एक कोडोन, वन कोडोन इज स्पेसिफिक फॉर वन अमीनो एसिड। ठीक है ना। और सेट ऑफ ऑल कोडोन, जिसको आप क्या बोलते हो, जेनेटिक कोड, ये किस करता है, ऑल 20
अमीनो एसिड्स। तो जेनेटिक कोड आपको पता चल गया किसको बोलते हैं, और कोडोन आपको पता चल गया कि किसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, और आगे हम डिस्कस ये करेंगे कि आ, किस तरीके से आपका ये जो 4 लेटर होता है, 4 लेटर्स कौन कौन से, ए यू जी सी। ठीक है, 4 लेटर्स कौन कौन से, ए यू जी और सी। तो इनका 3 का ही सेट क्यों होता है? मतलब कि अगर हमने जैसे बोला कि 1 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड को एनकोडेड बाय सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। इसका रीजन ये है कि देखो, आपके टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 4। ठीक है, और टोटल अमीनो एसिड्स कितने हैं आपके, कितने हैं टोटल अमीनो एसिड्स, 20, है ना, राइट। तो देखो, अगर हम 3 का सेट नहीं रखते, मान लो सेट रखते हम 2 का, 1 2, मतलब 2 ही न्यूक्लियोटाइड को यूज करना है एक अमीनो एसिड को एनकोड करने में, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते? तो देखो यहाँ पर आपके फर्स्ट स्पेस पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं, कोई से भी 4 आ सकते हैं ना, यहाँ पर तो चारों की प्रोबेबिलिटी है, ए भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, जी भी और सी भी, तो 4 आएंगे। इनटू सेकंड पे कितने आएंगे, तो सेकंड पे भी 4 आएंगे। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता कि अगर यहाँ पर ए आ गया तो यहाँ पर ए नहीं आ सकता, नो, यहाँ पर भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स आ सकते हैं और यहाँ पर भी 4। तो अगर 2 का सेट होता, अगर 2 का सेट होता, सेट ऑफ 2, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके, 16 कॉम्बिनेशन। समझ रहे हो इस चीज को? एंड हाउ मेनी अमीनो एसिड्स डू यू हैव, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। तो 16 कॉम्बिनेशन आर insufficient to encode 20 अमीनो एसिड्स। समझ रहे हो इस चीज को? 4 अमीनो एसिड तो आपके बच गए, इसीलिए यहाँ पर आपके 3 का सेट होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। वेल, फर्स्ट स्पेस पे भी आपके 3 अमीनो एसिड, 3 न्यूक्लियोटाइड आ सकते हैं, सेकंड पे भी 3 आ सकते हैं और थर्ड पे भी 3। तो सेट ऑफ 3 आपके कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 64 कॉम्बिनेशंस, है ना। और यहाँ पर क्या है, ये आपके सफिशिएंट होंगे टू एनकोड 20 अमीनो एसिड। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। ओके, अब इसके बाद चलते हैं आगे थोड़ा, है ना। और यहाँ पर हम क्या समझेंगे, अब ये देखो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ओपन रीडिंग फ्रेम के ऊपर, और इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि ओपन रीडिंग फ्रेम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से उस चीज़ को समझना है, ठीक है, राइट। तो देखो, अगर हम बात करें mRNA की, है ना, तो mRNA का यहाँ पर आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिख लीजिए, कुछ भी, ए जी सी 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 जी, टी टी नहीं आता, ए सी सी जी जी, ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए समझने के लिए सिर्फ। ओके, ठीक है। तो यहाँ देखो, कुछ 2-3 कंसेप्ट आपको समझाने में जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि 3-3 का सेट होता है ना, 3-3 का सेट होता है आपका, ये ऐसे, राइट, ऐसा। तो ये एनकोड करता है आपका एक अमीनो एसिड को, दूसरा फिर करता है अमीनो एसिड को, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे करते करते ये सारे अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। अब देखो यहाँ पर कि सबसे पहले ओपन रीडिंग फ्रेम को समझने से पहले यहाँ पर आप देखो कि आपके, अगर मान लो कि ये आपका जो पहला
कोडोन ये आपका एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अगर हम काउंट ना करें, अगर हम काउंट करें यहाँ से, तो क्या होगा? कोड AGC से करना था, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, ठीक। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ से स्टार्टिंग हो, तो अब देखो, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग का एक सीक्वेंस भी अगर चेंज करते हैं, एक ही जगह अगर हम G से शुरू करते हैं, तो आगे के सारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस बदल जाएंगे। देख रहे हो इस चीज को? ये मान लो अमीनो एसिड X को इनकोड कर रहा था AGC, तो अब अगर हम यहाँ से देखेंगे GCC, तो ये अलग ही अमीनो एसिड को इनकोड करेगा, दैट इज Y अमीनो एसिड। तो आपका आगे का पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा प्रोटीन का, समझ रहे हो? तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो आपका पहला कोडोन होता है, फर्स्ट कोडोन establish द रीडिंग फ्रेम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहला कोडोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ये आपका एस्टेब्लिश करता है रीडिंग फ्रेम, ठीक है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि कोई भी mRNA ले लो, आप कोई भी mRNA ले लो, उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, उसके 3 फ्रेम्स होंगे, 3 रीडिंग फ्रेम्स होंगे। रीडिंग फ्रेम है ना, मतलब आप बोल सकते हो 3 ओपन रीडिंग फ्रेम्स होंगे, 1 2 3, 3 टाइप के ओपन रीडिंग फ्रेम्स होंगे। तो अब आपको ओपन रीडिंग फ्रेम समझना बहुत ज़रूरी है। तो ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है कि ए रीडिंग फ्रेम विदाउट ए टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन, मतलब कि ये जो है आपका यहाँ से लेकर ये पूरा, ये आपका ओपन रीडिंग फ्रेम कहला सकता है अगर इसके बीच में कहीं पर भी आपका स्टॉप कोडोन ना हो। स्टॉप कोडोन नहीं आना चाहिए कहीं बीच में, ठीक है, समझ रहे हो? स्टॉप कोडोन नहीं आना चाहिए, तो वो फ्रेम आपका कैसा कहलाएगा? रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कभी कभी कंफ्यूजन ये होती है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि ओपन रीडिंग फ्रेम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन रीडिंग फ्रेम, और वहां पे आपको 2 ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन होगी। तो एक ऑप्शन तो आपको दिया रहेगा सिंपल, जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया कि डेफिनेशन ये बताएगी ए रीडिंग फ्रेम विदाउट टर्मिनेशन और स्टॉप कोडोन, समझ रहे हो? है ना। स्टॉप कोडोन क्या होता है कि जहां पर भी स्टॉप कोडोन आपका आ जाता है, वहां पर आपका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है, ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है। तो स्टॉप कोडोन नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक। और अगर स्टॉप कोडोन नहीं आया तो वो आपका कैसे कहलाएगा? ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है ना। अब दूसरा ऑप्शन आपका ये होगा कि ए रीडिंग फ्रेम स्टार्टिंग विद इनिशिएशन कोडोन, दैट इज AUG, एंड एंड्स विद द स्टॉप कोडोन, समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब कि स्टार्टिंग होगी आपकी यहाँ पर, सबसे पहले होगा AUG, और एंड में होना चाहिए आपका स्टॉप कोडोन, कोई भी ले लो, UAA, UAG या UGA, ठीक है। तो क्या उसको ओपन रीडिंग फ्रेम बोला जाता है? तो आपका जो पहले वाला ऑप्शन है, ये वाला, जरूरी नहीं कि किसी रीडिंग फ्रेम में AUG हो, स्टार्टिंग कोडोन हो और स्टॉप कोडोन हो। वहां पर सिर्फ ये बात की जा रही है कि वो फ्रेम रीडेबल है या नहीं, ओपन है या नहीं, बस। वहां पर ये बात नहीं की जा रही कि उसका प्रोटीन बनेगा कि नहीं। प्रोटीन बनने के लिए आपका AUG चाहिए और टर्मिनेशन कोडोन चाहिए, लेकिन वहां पे सिर्फ बात किसकी की जा रही है?
ओपन रीडिंग फ्रेम की। तो बस आपको ये याद रखना है कि वो जो फ्रेम है वो रीडेबल होना चाहिए, उसके बीच में कहीं पे भी स्टॉप कोडन नहीं होना चाहिए। तो वो फ्रेम कैसा कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई वो ये बताई कि किसी भी डीएनए या एमआरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसके 3 ओपन रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं, और ये चीज आपको याद रखनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 3 ओपन रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको लेनिंजर में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये है आपका एक एमआरएनए का सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। तो अब देखो यहाँ पर आपका ये जो है पहला वाला वो है रीडिंग फ्रेम 1। ठीक, तो इसकी स्टार्टिंग देखो 3 3 का सेट है, यू यू सी यू सी जी जी ए सी यू जी, इस तरीके से आपके 3 3 का सेट है। ठीक है, तो एक रीडिंग फ्रेम आपका ये हो गया। ठीक, जब शुरुआत की थी हमने कहाँ से? इस वाले यू से। ठीक है ना? राइट। अब देखो आपका जो कोडोन होता है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स, है ना? तो बस आपको यही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि क्योंकि एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसीलिए किसी भी न्यूक्लियोटाइड से आपका रीडिंग फ्रेम शुरू हो सकता है। तो इसीलिए अगर 3 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 3 ओपन रीडिंग फ्रेम भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला रीडिंग फ्रेम है जिसमें आपका इस फर्स्ट वाले इस यू से शुरू हो रहा है आपका रीडिंग फ्रेम। ठीक, दूसरा रीडिंग फ्रेम आपका सेकंड वाले यू से शुरू हो रहा है, और तीसरा वाला आपका रीडिंग फ्रेम इस सी से शुरू हो रहा है। ठीक, तो कितने फ्रेम हो गए आपके रीडिंग फ्रेम? 3 हो गए। अब यहाँ पे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके 3 रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं मैक्सिमम किसी भी डीएनए या एमआरएनए के, लेकिन जो प्रोटीन कोड करेगा, प्रोटीन एनकोडिंग ओआरएफ होगा, वो कितने होंगे? ऑलवेज 1। तीनों में से कोई एक ही रीडिंग फ्रेम एक्सप्रेसेबल होगा, मतलब प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देख लो, मान लो कि आपका कोई प्रोटीन है। ठीक है, मान लो आपका प्रोटीन इंसुलिन है। ठीक, तो आपको पता है ना कि इंसुलिन का तो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है ना? मान लो एग्जांपल के लिए कि आपका जो इंसुलिन है उसके जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसके स्टार्टिंग में आ रहा है आपका मिथ्योनिन, फिर आ रहा है टायरोसिन, फिर सीरीन, फिर प्रोलीन, फिर सीरीन, फिर सिस्टीन, फिर मिथ्योनिन, ऐसे करके आ रहा है ना? तो इसका तो डिसाइडेड है सीक्वेंस। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखो, मान लो मैं कह रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि ये जो आपका रीडिंग फ्रेम है 1, ये आपका इंसुलिन को बनाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि अगर मान लो ये जो कोडोन है यूयूसी, ये आपका एम को कोड कर रहा है, दूसरा वाला कोडोन यूसीजी आपका वाई को कोड कर रहा है। मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, जी ए सी आपका एस को कोड कर रहा है, ये आपका पी को कोड कर रहा है, ये आपका एस को कोड कर रहा है, ये आपका सी को कोड कर रहा है, और ये आपका एम को कोड कर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर ये वाला रीडिंग फ्रेम होगा, this one will be the reading frame. If this one will be the reading frame, then only the insulin will be synthesized. Why? Because देखो, अगर यहाँ पर आपका रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, अगर आपका रीडिंग फ्रेम यहाँ से शुरू हुआ यू से, तो देखो कि पूरा अमीनो एसिड सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा। तो देखो यू सी आपका बना रहा था मिथ्योनिन, लेकिन पहले ही चेंज हो गया, यू हो गया। अब ये कोई और अमीनो एसिड बनाएगा, अगला वाला भी कोई और अमीनो एसिड बनाएगा, उससे नेक्स्ट वाला भी कोई और अमीनो एसिड बनाएगा। तो पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, और ये आपका एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ये भी आपका नेक्स्ट वाला भी एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ध्यान यहाँ पर क्या रखना है? 3 ओपन रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं किसी भी डीएनए या आरएनए के, लेकिन
एक्सप्रेसेबल कितने होंगे, एक्सप्रेसेबल कितने होंगे रीडिंग फ्रेम, ओनली 1। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है ना। ओके, अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, अगर ये समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट और थोड़ा मेमोराइजिंग टाइप है, कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा आपको। और ये जितनी भी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये सब लेनिंजर स्टैंडर्ड बुक है, लेनिंजर से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज रेफर द लेनिंजर बुक। ठीक है, ग्रेट। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आपका कोई mRNA है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपका कोई mRNA है और वहां पे कंटिन्यूसली यू यू यू, मतलब आप बोल सकते हो पॉली यूरिडाइलेट है, कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ यू है। ठीक है, तो आपका कैसा अमीनो एसिड का सीक्वेंस, मतलब किस टाइप का आपका पेप्टाइड बनेगा, किस टाइप का पेप्टाइड बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर पॉली यू हो तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा पॉलीफिनाइल एलेनाइन, एलेनिन। ठीक है, ये आपका क्या करेगा कोड, फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो अगर पॉली यूरी डाइलेट होगा तो आपका बनेगा पॉलीफिनाइल एलेनिन। ठीक है, ओके। अगर आपका होगा पॉलीसाइटी पॉलीसाइटिडाइलेट, समझ रहे हो, मतलब कुछ इस टाइप का, सी 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 ऐसे करके, तो आपका कैसा पेप्टाइड बनेगा, जिसमें सारे प्रोलीन होंगे, पॉलीप्रोलीन। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी बस। ठीक है, अगर आपका हुआ पॉली एडिनाइलेट, ठीक है, पॉली एडिनाइलेट, तो आपका कैसा बनेगा पेप्टाइड, जिसमें सारे कैसे होंगे, लाइसिन होंगे, तो वो हो जाएगा पॉली लाइसिन। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली गुआनाइलेट। अगर बहुत सारे जी हो गए एक साथ तो क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पेप्टाइड नहीं बनेगा, तो ये आने के चांसेस हो सकते हैं किसी एग्जाम में। ठीक है, ओके, ग्रेट। आगे चले अब, है ना, तो आगे चलते हैं। और अब आपको जेनेटिक कोड के बारे में तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, ओके। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपके जेनेटिक कोड का, वो क्या है, वो है आपका कि आपका जो जेनेटिक कोड होता है ना, वो होता है आपका ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट। ठीक है, देखो यहाँ पे हम जेनेटिक कोड बनाकर रख लेते हैं ताकि लाइव समझ सके अच्छे से देखकर सामने से। ठीक है, तो ये कैसा होता है आपका ट्रिपलेट। राइट, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये होता है आपका कॉमा लेस, इनके बीच में कॉमा नहीं होते कहीं पे, ये कंटिन्यूअस स्ट्रेच होता है। ठीक, तीसरा जो होता है वो ये होता है कि आपका ये होता है नॉन ओवर लैपिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मान लो कि आपका AUC एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है, और फिर आपका
यहीं से ओवरलैपिंग हो गई, CCA एक दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ऐसा नहीं होता, ये AUC एक को करेगा सेपरेट, इसके बाद वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वहां से नेक्स्ट जेनेटिक कोड शुरू होगा। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट होता है आपका, ये आपके यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज हैं सबके अंदर सेम जेनेटिक कोड है। ठीक है, जो कि सेम अमीनो एसिड को इनकोड करता है, तो ये यूनिवर्सल होता है ना। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, और वो एक्सेप्शन आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ठीक है, और वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड। ठीक है, सम बैक्टीरिया एंड सम सिलिएट्स, ये बस थोड़े से एक्सेप्शन है, और उन एक्सेप्शन को भी जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स आपको बस याद रखने हैं, और ये एग्जांपल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये CSIR में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक है आपका UGA, दूसरा है आपका AUA, तीसरा है आपका AGA, और फोर्थ है आपका AGG। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल बात करें, नॉर्मली मतलब यूजुअली UGA जो होता है वो आपका स्टॉप कोडॉन होता है। ठीक है, AUA जो होता है वो आपका एनकोड करता है किसको, आइसोल्यूसिन को। ठीक है, और AGA और AGG आपका एनकोड किसको करता है, आर्जिनिन को। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यहाँ पर UGA स्टॉप कोडॉन नहीं होता, वो एनकोड करता है ट्रिप्टोफेन को। AU करता है आपका मिथ्योनिन को। ठीक है, और यहाँ पर AGA और AGG स्टॉप कोडॉन होते हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रिया मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके साथ साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर, अगर हम मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो यहाँ पर आपको कितने स्टॉप कोडॉन दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, दो, AGA और AGG। ठीक है, इसके अलावा दो जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक है, टोटल अगर हम नॉर्मली स्टॉप कोडॉन कितने होते हैं आपको पता है, UGA एक तो ये रहा, यूजुअली कितने स्टॉप कोडॉन होते हैं, 3 होते हैं। UGA दो कौन कौन से थे, UAA और UAG, ये तो यूजुअली स्टॉप कोडॉन होते ही हैं। ठीक है, राइट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में आपका UGA स्टॉप कोडॉन की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन ये दोनों तो करते ही हैं। तो अगर हम बात करें टोटल स्टॉप कोडॉन माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया तो कितने हो गए, 4। कौन कौन से, AGA, AGG, UAA और UAG। ये चीज़ आपको, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि आपके जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो होते हैं डीजनरेट। ठीक है, डीजनरेट, या आप बोल सकते हो कि डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, समझ रहे हो। अब ये डीजनरेसी क्या होती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, आपके टोटल कितने अमीनो एसिड्स है, 20। तो 20 में से आपके 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं, और यहाँ पर ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो आपका मिथ्योनिन,
ठीक है, मिथियोनीन। और दूसरा जो है वो है आपका ट्रिप्टोफेन। तो सिर्फ यही दोनों ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनको सिर्फ एक एक जेनेटिक कोडोन एनकोड करता है। तो मिथियोनिन को करता है AUG और ट्रिप्टोफेन को करता है UCG। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लेकिन आपके 3 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं। पहला है आपका आर्जिनिन, दूसरा है आपका ल्यूसीन और तीसरा है आपका सेरीन। ये तीनों अमीनो एसिड एनकोड किए जा सकते हैं, एनकोडेड बाय 6 डिफरेंट जेनेटिक कोडोन्स। मतलब इन दोनों अमीनो एसिड को तो सिर्फ एक एक अमीनो एसिड ही, सॉरी, एक एक कोडोन ही एनकोड करते हैं। लेकिन आर्जिनिन को 6 कोडोन्स एनकोड कर सकते हैं, ल्यूसीन को भी 6 कोडोन्स एनकोड कर सकते हैं और सीरीन को भी 6 कोडोन्स एनकोड कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है, ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर हम लेनेंजर पे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेनेटिक कोड का टेबल। यहाँ पर आप ल्यूसीन का एग्जांपल देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं ल्यूसीन, ये रहा, ये देखो। सिक्स कोडोन्स कैन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड दैट इज ल्यूसीन, ठीक है। मिथ्योनिन का देखो सिर्फ एक ही करता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिप्टोफिन का देखो सिर्फ एक करता है, ठीक। लेकिन आर्जिनिन का देखो, यहाँ आर्जिनिन का 4 तो ये रहे, ठीक है, और 2 और होंगे इसके कहीं, किधर है, ये रहे। इसके भी 6 कोडोन्स एनकोड करते हैं आर्जिनिन को, राइट। और सीरीन को भी 6 कोडोन्स एनकोड करते हैं, सीरीन। और यहाँ एंड 2 आर हेयर, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आपको पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है वो ये कि इनके नाम, ठीक है, कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से अमीनो एसिड है जिनको सिर्फ एक कोडोन ही कोड करता है। तो वो है मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन। या तो ये कॉम्बिनेशन में पूछे जा सकते हैं या सिंगल 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 भी पूछे जा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में ऐसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड आर एनकोडेड बाय सिंगल जेनेटिक कोडोन्स। तो आपको मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफेन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। या पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय 6 जेनेटिक कोडोन्स या मैक्सिमम जेनेटिक कोडोन्स। तो वहाँ पे आपको आर्जिनिन, ल्यूसीन और सीरीन का नाम याद रखना है, राइट। समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट, जो हम डीजनरेसी की बात कर रहे थे, डीजनरेसी का मतलब क्या होता है? डीजनरेसी का मतलब ये है कि आप देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ कि सबसे पहले देखो कि मिथ्योनिन को तो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड, एक ही कोडोन एनकोड कर रहा था, और ट्रिप्टोफेन को भी सिर्फ एक ही कोडोन एनकोड कर रहा था। लेकिन आर्जिनिन को, ल्यूसीन को और सीरीन को 6 कोडोन्स एनकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, सबसे पहले आप डीजनरेसी की डेफिनेशन अगर लिख लोगे तो आधी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, नहीं हुई तो मैं समझा दूंगा कि डीजनरेसी का मतलब ये होता है कि मोर देन वन जेनेटिक कोडोन कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, ठीक है। तो अगर हम देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें ल्यूसीन की, तो देखो ल्यूसीन को UUA भी कर सकता है एनकोड, UUG भी कर सकता है, CW भी कर सकता है, CUC भी कर सकता है, ओके, CUA भी कर सकता है और CUG भी कर सकता है, ठीक है।
समझ रहे हो? तो देखो, मोर देन वन जेनेटिक कोड, मोर देन वन जेनेटिक कोड कैन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड, इसको बोलते हैं डीजनरेसी। अब आपको हमेशा के लिए याद रह जाए ये, तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। वो एग्जाम्पल क्या है? तो मान लो कि आपके घर में, आपका ये घर है, ठीक है, इससे अच्छा होगा नो डाउट। जस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपका ही घर है, ठीक है, और इस घर में ये आपका है, दिस इज योर, लॉकर, ये आपका लॉकर है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस लॉकर की जो चाबी थी, द की ऑफ द लॉकर, वो सबसे पहले, ये जो की है, ये की सिर्फ आपके फादर के पास थी पहले। समझ रहे हो इस चीज को? ये की किसके पास थी आपके पहले? सिर्फ फादर के पास, ठीक है। तो जब ऐसा था, तो आपका जो लॉकर था वो था बहुत सेफ, इट वॉज मोर सेफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेस सिर्फ एक ही इंसान के पास था, एंड दैट वाज योर फादर, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इसका एक्सेस आपकी मदर को भी मिल गया, विद मदर। अब आप फादर ने क्या किया, एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई, ठीक है ना। तो की वन किसके पास थी? फादर के पास। एक और चाबी बनाई गई, की टू, और वो आपकी मम्मी को दे दी गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस लॉकर को दो लोग एक्सेस कर सकते थे, समझ रहे हो? फादर एंड योर मदर, दो लोग एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इसमें से थर्ड की आपके एल्डर ब्रदर को अगर है तो दे दी गई, ठीक है। अब क्या हुआ, इस लॉकर को कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं? इस लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं 3 लोग। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये लॉकर डीजनरेट हो रहा है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस लॉकर में एक राज छुपा हुआ था, और उस राज को पहले सिर्फ आपके फादर ही जानते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने चाबी शेयर की आपकी मम्मी के साथ, अब वो राज आपकी मदर भी जानती है। तो वो राज क्या हुआ, डीजनरेट हुआ, है ना, उसका पर्दाफाश हुआ। अब दो लोग जानते हैं, दो लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक नहीं रह गया लॉकर। अब फिर कुछ टाइम बाद आपके एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर को भी चाबी दे दी गई। अब उसका राज 3 लोग जानते हैं, 3 लोग उस लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं, और लास्ट में उसकी चाबी आपको भी दे दी गई। नाउ यू ऑल 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव एक्सेस टू दिस लॉकर। तो ये डिजनरेट हो गया लॉकर। पहले क्या था, ये स्पेसिफिक था, अब कैसा हो गया, डीजनरेट हो गया। तो अब अगर डेफिनेशन बोले तो, मोर देन वन मेंबर कैन एक्सेस टू द सेम लॉकर। और डेफिनेशन क्या थी डीजनरेसी ऑफ कोडोन की, मोर देन वन कोडोन कैन कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड। और अगर हम बात करें ट्रिप्टोफेन और मिथ्योनिन की, तो वो स्पेसिफिक है, एक ही कोडोन एनकोड कर सकता है, जो यहाँ पर सिचुएशन पहले थी, जब सिर्फ फादर आपके उस एक्सेस कर सकते थे उस लॉकर को, तो वो स्पेसिफिसिटी थी। लेकिन धीरे धीरे डीजनरेट हो गया वो लॉकर, तो उसको डीजनरेसी बोलते हैं। इस तरीके से आपको डीजनरेसी के बारे में समझना है और याद रखना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, और डीजनरेसी के बाद आपका एक नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, एम्बिग्विटी। और काफ़ी बार ये एम्बिग्विटी और डीजनरेसी में सबको कंफ्यूजन रहती है, मेरे को भी पहले रहती थी, बट इस कंसेप्ट के बाद अब नहीं रहती। तो फिफ्थ या सिक्स्थ पॉइंट है आपका एम्बिग्विटी, ठीक है। स्पेलिंग आप चेक कर लेना एक बार। तो इसका क्या है, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि
जो ल्यूसिन है उसको कौन कौन एनकोड कर रहा है आपका? अभी मैंने बताया था यू यू ए यू यू जी सी यू यू सी यू सी सी यू जी सी यू ए, है ना? तो ये 6 कोडॉन्स आपके ल्यूसिन को एनकोड कर रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है। तो डीजेनरेसी का मतलब क्या था कि मोर देन वन कोडॉन्स कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, वो थी डीजेनरेसी। एम्बिग्युइटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना। एम्बिग्युइटी में क्या होना है, इसका डेफिनेशन क्या है कि वन अमीनो एसिड कैन बी, नहीं नहीं, इसका एम्बिग्युइटी का मतलब यह है कि आपका, एक मिनट, सी यू ए, ठीक है। एम्बिग्युइटी का मतलब यह है कि वन कोडोन, क्या है, वन कोडोन कैन एनकोड ओनली वन अमीनो एसिड। देख रहे हो इस चीज को? अब ये देखो, यू यू ए, आप पूरे जेनेटिक कोड में देख लेना जाकर, यू यू ए सिर्फ ल्यूसीन को ही कोड करता है और किसी अदर अमीनो एसिड को इनकोड नहीं करता, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे आप? एम्बिग्विटी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक। यू यू जी वो सिर्फ ल्यूसीन को करता है, किसी को भी नहीं करता। तो एम्बिग्विटी की अगर डेफिनेशन आप शुरुआत करो तो आप करना कोडोन से, तब आपको याद रहेगी। मतलब वन कोडोन विल एनकोड ओनली वन अमीनो एसिड। लेकिन अगर आप बात करना चाहते हो डीजनरेसी की, तो यहीं पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। वन अमीनो एसिड कैन बी एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। बस दोनों बातें यहीं पे क्लियर हो गई कि अगर एक अमीनो एसिड मोर देन वन कोडोन से एनकोड हो रहा है तो वो कहलाएगा डीजनरेसी। और अगर हम बात करें एक कोडोन की, तो वो हमेशा सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, दूसरे को नहीं, तो वो कहलाता है आपका एम्बिग्विटी। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से, ठीक है, राइट। चलिए, अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे, और उस टॉप पॉइंट का नाम है वोबल हाइपोथेसिस। तो वोबल हाइपोथेसिस क्या होता है? तो अभी मैंने आपको जो डीजनरेसी का कंसेप्ट समझाया था, इसका डीजनरेसी का कंसेप्ट, ठीक है। तो जो डीजनरेसी होती है ना, ये पॉसिबल ही वोबल हाइपोथेसिस के थ्रू हो सकती है। डीजनरेसी इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू वोबल हाइपोथेसिस, है ना। और डीजनरेसी मैंने अभी आपको क्या बताया था? ये बताया था कि मान लो ल्यूसिन है, तो ल्यूसिन आपका कितना अमीनो एसिड से इनकोड हो रहा है? 6, है ना, 6 से हो रहा है आपका। ठीक। कौन कौन सा? यू यू ए, यू यू जी, सी यू यू, सी यू ए, सी यू जी और सी यू सी, है ना। 6 डिफरेंट कोडोन से आपका ल्यूसिन इज गेटिंग एनकोडेड, है ना। और वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? डीजनरेसी से। लेकिन जो इसके पीछे का जो मेन आर्टिस्ट है वो कौन है आपका? वो है वोबल हाइपोथेसिस। अब ये होता क्या है, वोबल का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है कि आपका जो mRNA का सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है? इस तरीके का होता है, जी जी सी, सी सी, जी सी, ए ए सी, जी सी, ऐसा होता है मान लो।
दिस इज 3 प्राइम एंड, है ना। तो क्या होता है कि आपका जो टीआरएनए होता है, ठीक है, जो टीआरएनए होता है आपका, वो आपके एमआरएनए के कोडोन्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। मान लो ये आपका टीआरएनए है ना। दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये जो आपके एमआरएनए में है, एमआरएनए में जो होते हैं वो होते हैं आपके ये सारे कोडोन्स, ठीक है। और इन कोडोन को रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके थ्रू, आपके टीआरएनए के एंटी कोडोन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना आप। तो देखो इसका एमआरएनए का डायरेक्शन आपका इधर से है, मतलब यहाँ से इस तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो अब हम फोकस करेंगे आपके इन तीनों बेसिस पे, न्यूक्लियोटाइड्स पे, ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा और ये तीसरा, 1 2 3, है ना। किस डायरेक्शन में हम काउंट कर रहे हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, राइट, ओके। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके किस में, टीआरएनए में। तो सी की जगह यहाँ पर होगा जी, जी के लिए सी और सी के लिए जी। और इसकी काउंटिंग किधर से होगी, हमेशा याद रखना इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो कैसा होगा, ये होगा आपका 1, दिस वन विल बी 2 एंड दिस वन विल बी 3। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखो किधर से है, 5 प्राइम आपका इधर है, तो ऐसे डायरेक्शन है, तो इधर सबसे पहले आएगा 1 2 3, ठीक। तो अब यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो चीज़ क्या है कि आपका फर्स्ट एंटीकोडोन बेस पेयर्स, बेस पेयर, फर्स्ट एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज थर्ड कोडोन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। फर्स्ट एंटीकोडोन ऑफ टीआरएनए रिकॉग्नाइज थर्ड कोडोन ऑफ एमआरएनए, समझ रहे हो, है ना। और थर्ड एंटीकोडोन किसको रिकॉग्नाइज करता है, फर्स्ट कोडोन को। तो ये सीक्वेंस आपको सबसे पहले याद रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि वोबल हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये जो, अगर हम इधर से देखेंगे एमआरएनए के कोडोन से, जो एमआरएनए के फर्स्ट और सेकंड कोडोन में और टीआरएनए के सेकंड और थर्ड एंटी कोडोन में जो जो बाइंडिंग होती है, जो बेस पेयरिंग होती है ना, वो कैसी होती है, वो होती है आपकी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, ठीक है, जिसको आप वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग भी बोल सकते हो या बोलना ही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। किसके किसके बीच में, फर्स्ट एंड सेकंड कोडोन्स ऑफ एमआरएनए एंड सेकंड एंड थर्ड एंटी कोडोन्स ऑफ टीआरएनए, समझ में आ रही है चीज, है ना। लेकिन जो आपका ये वाला है, दिस वन, थर्ड कोडोन ऑफ एमआरएनए एंड फर्स्ट एंटी कोडोन ऑफ टीआरएनए, इनके बीच में आपकी जो बेस पेयरिंग होती है वो होती है नॉन स्पेसिफिक, या बोल सकते हो वीक, वीक बेस पेयरिंग होती है। और ये आपकी वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है कि इस पोजीशन पे ही आपका, इस पोजीशन पे ही आपकी होती है क्या, यहीं पर होती है आपकी वोबलिंग। वोबलिंग का मतलब अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो वो होता है लड़खड़ाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि लड़खड़ाने का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल, या बोल सकते हो
नॉट फिक्स्ड। समझ गए ना? तो ये जो थर्ड वाली जो पेयरिंग होती है ना, किसके बीच में? थर्ड कोडोन ऑफ mRNA एंड फर्स्ट एंटी कोडोन ऑफ tRNA, ये होती है आपकी अनस्टेबल बेस पेयरिंग, नॉन स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, और इसको बोला जाता है वोबलिंग। तो अब यहाँ पर होता क्या है, इसी की वजह से क्या होता है ना, इसी की वजह से क्या होता है कि एक अमीनो एसिड को मोर देन वन कोडोन्स कैन एनकोड। ठीक है? तो होता क्या है, अब यहाँ पर आप देखना ध्यान से। मैं आपको लेनिंजर में एक बार दिखाता हूँ। देखो, ये देखो यहाँ पर, और क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका mRNA हो गया। ठीक है? यहाँ पर देखो, दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड कोडोन ऑफ mRNA एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटी कोडोन ऑफ tRNA, जस्ट अपोजिट है। ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो थर्ड बेस पेयरिंग होती है, ये होती है आपकी नॉन स्पेसिफिक। ठीक है? और यहीं पे होती है आपकी वोबलिंग। ठीक है? तो क्या होता है कि ये दोनों, तो स्टार्टिंग वाली तो होती है आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक, ठीक है, थर्ड वाली होती है नॉन स्पेसिफिक, राइट? तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको इसके वोबल हाइपोथेसिस के चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको वोबल हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके समझने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 की पॉइंट्स ऑफ वोबल हाइपोथेसिस। ठीक है? तो जो सबसे पहला है वो क्या है? वो ये है कि फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ mRNA, है ना, mRNA कोडोन्स कौन कौन से? 1 and 2 ऑलवेज फॉर्म वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग with second and third anticodon of corresponding tRNA। ठीक है? तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले क्लियर हो ही गया होगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? अब जो सेकंड पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक? तो यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट एंटीकोडोन होता है, द फर्स्ट एंटीकोडोन, इसमें tRNA में, will determine the number of codons recognized by tRNA। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट एंटीकोडोन है, यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाला एंटीकोडोन है आपके tRNA का, ये फर्स्ट एंटीकोडोन, ये इसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये सिंगल tRNA आपके कितने कोडोन्स को रिकॉग्नाइज करेगा। मान लो कि आपका ये tRNA का जो tRNA है वो है आपका ल्यूसीन का। ठीक है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ल्यूसीन को कितने कोडोन्स एनकोड करते हैं? 6 कोडोन्स। ठीक है? समझ रहे हो? तो आपका अगर ये tRNA ल्यूसीन का है, ठीक है, तो आपको इसके कोडोन को, फर्स्ट एंटी कोडोन को देखकर पता चल जाएगा कि ये आपके कितने कोडोन्स को एनकोड कर सकता है। और वो कैसे होता है? तो देखो, जो पहले दो होते हैं बेस पेयरिंग होती है, वो तो स्पेसिफिक होती है, लेकिन जो थर्ड वाली होती है वो कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक। और जो एंटी कोडोन है आपके tRNA का, उससे आप पता कर सकते हो कि आपके कितने कोडोन्स को ये tRNA रिकॉग्नाइज
करेगा। ठीक है, तो कैसे? तो उसके लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है। यहाँ पर देखो, अगर आपका पहला एंटीकोडॉन इफ फर्स्ट एंटीकोडॉन इज सी है या ए है, इन दोनों में से अगर कुछ है, सी और ए, तो it can recognize only one codon. Only one codon is recognized. तो ये कैसा होगा? हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, समझ रहे हो? तो जैसे कि आपका ये टीआरएनए का एंटीकोडन वाला है साइट, यहाँ पर आपका मान लो कुछ भी है, ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट पर फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट एंटीकोडन, यहाँ सी या ए में से कुछ है, तो ये सिर्फ सिंगल कोडोन को ही रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, अभी और भी क्लियर होगा, ये थोड़ा सा और ध्यान देना, और भी थोड़ा सा आगे चलेंगे और भी क्लियर होगा। अगर यहाँ पर इफ फर्स्ट एंटी कोडोन इज आपका या तो वो यू हो या वो अगर जी हो, इन दोनों में से अगर कुछ हुआ, तो इस टाइप का एंटी कोडोन रिकॉग्नाइज करेगा आपका, विल रिकॉग्नाइज टू डिफरेंट कोडोन्स फ्रॉम एमआरएनए। दो टाइप के कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है अगर लास्ट में यू या जी में से कुछ हुआ। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया आपका लेस स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है? और अगर, और ये चीज़ आपको याद रखनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद है, अगर फर्स्ट एंटी कोडोन आपका हुआ आइनोसिन, ये आपका एक मॉडिफाइड है आइनोसिन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, तो इट कैन रिकॉग्नाइज 3 डिफरेंट कोडोन्स इन एमआरएनए। और सबसे जो लेस स्पेसिफिक होता है वो यही होता है। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडोन्स रिकॉग्नाइज कौन कर सकता है? आइनोसिन। और ये क्या है आप, कैसा है? मैक्सिमम बाय एनी टीआरएनए। तो 3 से ज़्यादा कोडोन्स कोई भी टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम एक बार यहाँ बुक में देखकर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एंटीकोडोन में फर्स्ट एंटीकोडोन आपका सी है या जी है, तो देखो सी है, सॉरी ये आपका किसका एंटीकोडोन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये टीआरएनए की बात हो रही है। एंटीकोडोन में अगर आपका सी हुआ तो वो सिर्फ जी को ही रिकॉग्नाइज करेगा, और अगर ए हुआ तो वो सिर्फ यू को ही रिकॉग्नाइज करेगा, है ना? तो बात क्या हुई थी? सी या ए में से अगर कोई सा भी एंटीकोडोन फर्स्ट एंटीकोडोन होगा तो वो आपका स्पेसिफिक बेस पेयरिंग करेगा या तो जी के साथ और यू के साथ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि अगर फर्स्ट एंटीकोडोन आपका अगर यू हुआ और अगर जी हुआ, इन दोनों में से कोई एक हुआ, तो जो बेस पेयरिंग है वो लेस स्पेसिफिक हो जाएगी। तो जो यू होता है आपका, वो आपका या तो ए के साथ कर सकता है या जी के साथ। देखो यहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे हाईली स्पेसिफिक था, यहाँ पे लेस स्पेसिफिक हो गया। जी अगर हुआ तो वो सी के साथ भी कर सकता है और यू के साथ भी कर सकता है। तो मतलब इस टाइप का टीआरएनए आपका 2 कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। समझ रहे इस चीज़ को? राइट, अगर आपका फर्स्ट एंटीकोडोन आइनोसिन हुआ आई, तो ये 3 टाइप के कोडोन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ए को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, यू को भी और सी को भी। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जो तीसरा जो पोजीशन है वो कैसा हो रहा है? यहाँ पर वोबलिंग हो रही है, मतलब अनस्टेबल है, मतलब ये लड़खड़ा रहा है। इसकी वजह से ही जो जेनेटिक कोड है उसके पास डीजनरेसी
होती है। समझ रहे हो इस चीज को, है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, वोबल हाइपोथेसिस। इसके जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो तीसरा पॉइंट है आपका, वो समझेंगे आप जल्दी से, ठीक है? तो देखो, जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि व्हेन एन अमीनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन डिफरेंट कोडोन्स, ठीक है? कोडोन्स, जैसे कि आप ले लो लूसीन का एग्जांपल, और लूसीन के एग्जांपल में आप यहाँ पे देखिए यू यू ए यू यू जी सी यू यू सी यू सी सी यू ए और सी यू जी। ये थर्ड पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन से, डिफरेंट कोडोन से अगर स्पेसिफाई होता है, तो हम ये देखकर बता सकते हैं कि वो ल्यूसीन के लिए कितने टीआरएनए हैं सेल में। समझ रहे हो? ल्यूसीन को एनकोड करने के लिए कितने टीआरएनए की ज़रूरत पड़ती है, वो आप देख के यहाँ से बता सकते हो। तो वो कैसे होगा कि, तो जो फर्स्ट टू बेसिस रिक्वायर्स डिफरेंट टीआरएनए, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आपका, ये देखो U और U ये सेम है, U और U सेम है। तो अगर पहले दो न्यूक्लियोटाइड सेम हुए, मतलब जैसे U और U सेम है यहाँ पर, और इसमें भी सेम है, यहाँ पर CU सेम है, यहाँ पर भी CU सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये चारों कोडोन्स आपके सेम टीआरएनए से रिकॉग्नाइज होंगे, ठीक है? ओके, और ये जो हैं दोनों, वो आपके सेम टीआरएनए से रिकॉग्नाइज होंगे, है ना? समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि पहले दो जो पोजीशंस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, थर्ड में वुबलिंग होती है ना? तो ये स्पेसिफिसिटी डिसाइड करते हैं पहले दो, ठीक है? ये चेंज नहीं होते कभी भी, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर कि आपको ल्यूसीन के लिए कितने टीआरएनए होंगे? 2 टीआरएनए विल बी रिक्वायर्ड फॉर ल्यूसीन, ठीक है? समझ में आया? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जेनेटिक कोड को देखकर कि कितने टीआरएनए आपके रिक्वायर हैं पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, ठीक है? अगर हम यहाँ पर, मैं आपको एक दो एग्जांपल और देके बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए आर्जिनिन के लिए, आर्जिनिन का देखेंगे हम, आर्जिनिन देखिए यहाँ पर CG सेम है, CG सेम है, CG और CG, तो इनके यहाँ पे सेम एक ही टीआरएनए से काम चल जाएगा, 1 टीआरएनए यहाँ पे, और दो और आर्जिनिन कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, तो AG और AG यहाँ पे सेकेंड आरएनए, सेकेंड टीआरएनए, तो यहाँ पर भी आपको 2 टीआरएनए चाहिए, एक तो ये रहा और ये रहा। तो पहले दो बेसिस जितने कोडोन्स में सेम होंगे उनके लिए एक टीआरएनए सेम टीआरएनए चलेगा, और अगर दो बेसिस में से कोई भी चेंज हो गया, ठीक है, तो उसके लिए दूसरा टीआरएनए आपका ज़रूरत होगा। तो यहाँ पर आपके आर्जिनिन के लिए भी 2 टीआरएनए चाहिए होंगे। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट अबाउट द वोबल हाइपोथेसिस, ठीक है? उसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका, ये आप खुद से कैलकुलेट करना, आपको समझ में आ गया होगा अभी, इससे थर्ड वाले पॉइंट को देखकर क्लियर हो जाएगा कि मिनिमम
minimum 32 tRNAs are required to translate all 61 कोडोन्स। अब ये 32 tRNA कैसे आएंगे, आप जेनेटिक कोड देख के खुद पता कर सकते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स के जेनेटिक कोड्स को देखिए और देखिए कि एक अमीनो एसिड के लिए कितने tRNA चाहिए। ठीक है, और आपके 61 कोडोन्स का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पर देख के आप कोडोन्स के हिसाब से tRNA निकाल सकते हो। ठीक है, तो बट अगर आपके एग्जाम के लिए आपको याद करना है सिर्फ, तो आप याद रखना कि 32 tRNA की ज़रूरत पड़ती है। 1 tRNA फॉर इनिशिएशन and 31 tRNA for rest of amino acids। ठीक है, तो ये था आपका ऑल अबाउट द वोबल हाइपोथेसिस। और हम अब ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो समझने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, है ना, क्योंकि जितनी भी बेसिक चीज़ें थी जेनेटिक कोड के बारे में और बाकी जो भी बेसिक चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांसलेशन, वो सब हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो हम लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, आई होप कि आज सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे थे और अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच।